औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है आप सब अल्लाह तबारक व तआला की बेहतर और खैर के मामलात में होंगे। दुआगो भी हूँ आपके लिए। कानून शहादत ऑर्डर 1984 की जो सीरीज़ चल रही है, इसके इस एपिसोड के साथ, जिसमें आज हम जो है वो बात करेंगे फैक्ट्स की, और जो जुडिशल नोटिसेबल हैं, फैक्ट्स एडमिटेड नीड नॉट टू बी प्रूव्ड, और एस्टोपल की बात करेंगे कि उसकी क्या कंडीशंस हैं। इम्पॉर्टेंट लेक्चर है कानून शहादत ऑर्डर 1984 के हवाले से, और प्रूफ जिस बारे में एक्सप्लेन किया गया कि जिसके ऊपर बर्डन होगा, कौन पाबंद है अपनी कही हुई बात का, और किसके ऊपर जो है वो बर्डन ऑफ प्रूफ है, इसको लेके, और एस्टोपल को लेके कि आपके एक्ट से, ओमिशन से, और किस तरह अगर आपने कोई ऐसा अमल किया है जिसमें आपका अगर कोई राइट भी है तो उस पर एस्टोपल आएगा आर्टिकल 114 के ज़रिए। तो ये 3-4 आर्टिकल्स के ऊपर मुख्तसर सा लेक्चर आज का आपकी नज़र, ताकि आपकी बेहतर तैयारी हो सके। सबसे पहले आर्टिकल 111 है, फैक्ट जुडिशली नोटिसेबल नीड नॉट टू बी प्रूव्ड, नो फैक्ट ऑफ विच द कोर्ट विल टेक जुडिशल नोटिस नीड टू बी प्रूव्ड। इसमें आर्टिकल 111 के जो प्रोसीडिंग्स हैं कोर्ट के अंदर हैं, लाइक प्लेंट है, रिटन स्टेटमेंट है, जुडिशल नोटिसेबल जो चीज़ें हैं वो नीड नॉट टू बी प्रूव्ड। अब उसके बाद आर्टिकल 112 है, जिसके आगे सब सेक्शंस हैं, सब आर्टिकल्स हैं कि जिसमें उन्होंने बताया कि ये चीज़ें हैं। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, रेलिवेंट लाइनें इसमें पढ़ूंगा। द कोर्ट शैल टेक, शैल का लफ्ज़ है, the court shall take judicial notice of the following facts. Number 1A, all Pakistan laws, judicial notice है all Pakistan laws जितने भी हैं, PPC है, CRPC है, एविडेंस एक्ट है, उसके बाद स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट, जो लॉ इन्फोर्समेंट है, एंटी टेररिज्म है, नए जो है मॉडर्न डिवाइसेस के हवाले से बने, यानी जो भी लॉ, ऑल पाकिस्तान लॉज। आर्टिकल्स ऑफ वार for the armed forces, the course of proceedings of a central legislature and any legislature established under any law for the time being in force in Pakistan, the seals of all the courts in Pakistan and of all courts out of Pakistan established by the authority of the federal government or the government representative, the seals of the court of admiralty and maritime jurisdiction and of notaries public, and all seals which any person is authorized to use by any act or regulation having the force of law in Pakistan. E के ऊपर the association to office, names, title, functions and signatures of the persons filling for the time being any public office in Pakistan, if the fact of their appointment to such office is notified in the official gazette. The existence, title and national flag of every state are sovereign recognized by the federal government. The divisions of time, the geographical divisions of the world and public festivals, facts and holidays notified in the official gazette. The territories under the domain of Pakistan, the commencement, continuance and termination of the hostilities between Pakistan and any other state or body of persons, the names of the members and officers of the court and of their deputies and subordinate officers and assistants, and also of all officers acting in execution of its process, and of all advocates and other persons authorized by law to appear or act before it, the rule of the road, on land or at sea, in all cases referred to in clause 1, and also on all matters of public history, literature, science or art, the court may resort for its aid to appropriate book or documents of the reference. ये फैक्ट्स जो हैं जुडिशल नोटिसेबल आर्टिकल 112 में है, और इसकी 3 जो प्रोविजन है, इसमें इंपॉर्टेंट बात है, इफ़ द कोर्ट इज कॉल्ड अपॉन बाय एनी पर्सन to take judicial notice of any fact, it may refuse to do so unless and until such person produces any such book or document
एज इट मे कंसीडर नेसेसरी टू इनेबल इट टू डू सो। मतलब हम कोर्ट में अपीयरेंस के दौरान हैं, हम रिलाई कर रहे हैं कि जी ये डेफिनेशन जो है इस वर्ड के हवाले से इस बुक में ये दी गई है, तो वी आर बाउंड टू प्रोड्यूस दैट बुक। अगर हम कहें कि ये रूल हमें ये कह रहा है तो वो रूल हमने प्रोड्यूस करना है बिफोर द कोर्ट। तो ये जिस तरह जुडिशल नोटिसेबल की बात है वो आर्टिकल 112 जो है वो आपको इसके बारे में सारा मैकेनिज्म देता है। अब आर्टिकल 113 ये मच इम्पॉर्टेंट है और इसकी वर्डिंग के अंदर ही इसकी इम्पॉर्टेंस है। ये बड़े मुख्तसर से अल्फाज में ये दूँ कि जिस फैक्ट को एडमिट कर लिया जाए, तस्लीम कर लिया जाए, वो कंट्रोवर्शियल ही ना हो, यानी इश्यूज़ का फ्रेम होते हैं, यानी फ्रॉम द डाइवर्जेंट प्लीडिंग्स ऑफ द पार्टीज़, और वो उनका जो स्टांस होता है जिसके ऊपर डिनाइल आ जाता है, तो एक पार्टी डिनाई करती है, दूसरी जो है वो उसके ऊपर फिर कहती है कि नहीं जी ये है, तो फिर बर्डन ऑफ प्रूफ शिफ्ट होता है और इश्यूज फ्रेम होते हैं। लेकिन अगर कोई फैक्ट एडमिटेड है, पार्टी ने खुद या उसके एजेंट ने कर लिया हो, तो फिर वो नीड नॉट टू बी प्रूव्ड, वो समझा जाता है कि वो प्रूव्ड है। ये आर्टिकल 113 में बताता है फैक्ट्स एडमिटेड नीड नॉट टू बी प्रूव्ड, नो फैक्ट नीड be proved in any proceedings which the parties thereto, parties खुद or their agents agree to admit at the hearing, उसकी समाअत के ऊपर, or which before the hearing they agree to admit by any writing under their hands, or which by any rule or pleadings in force at the time they are deemed to have admitted by their pleadings। तो ये आर्टिकल 113 जो है वो हमें बताता है कि जनाब ये जो एडमिटेड फैक्ट होगा वो क्या है और वो नीड नॉट टू बी प्रूव्ड। तो इसके सिलसिले में मुख्तसर इसी के वर्ड के अंदर मैंने बात कर दी कि जो एडमिट होंगे वो नीड नॉट टू बी प्रूव्ड, उस पर कोई इशू नहीं है, कोई शहादत नहीं लीड करनी, और जो हो गए हैं, जो तस्लीम कर लिए गए हैं, वो फिर प्रूव्ड है, उसके जो कंसिक्वेंसेस होंगे वो दोनों पार्टीज़ के लिए वो उसको फेस करेंगे। अब इसके बाद आ जाता है इम्पोर्टेंट आर्टिकल, वो आर्टिकल है 114 एस्टोपल। एस्टोपल खुद में एक बहुत बड़ा चैप्टर है और एस्टोपल के ऊपर जब हमने इस पे वर्क किया और प्रैक्टिस में तो चले बात एक होती है, एक्सप्लेन करने की जब बात की तरफ हम लोग आए तो इसमें हमने कहा कि जी एस्टोपल है क्या, कितनी काइंड्स हैं, क्या इसकी डेफिनेशंस हैं, इस सारी को लेके आपके सामने है। तो एस्टोपल सबसे पहले जो डिस्क्राइब्ड है आर्टिकल 114 में वो क्या है, उसकी तरफ उसी की तहरीर में से when one person has by his declaration, conditions आगे बयान की गई, act or omission intentionally caused or permitted another persons to believe a thing to do to be true and to act upon such belief, neither he nor his representative shall be allowed in any suit or proceedings between himself and such person or his representative to deny the truth of that thing। मतलब बड़ा इजी, इसी सेक्शन के जो मैंने पढ़ा इससे समझ लग जाती है कि जी when one person has by his डेक्लेरेशन एक्ट और मिशन उससे बिलीव हो कि ये एक एक्ट हुआ है तो उसको फिर बाद में वो डिनाई नहीं कर सकता, वो एस्टोपल है। एस्टोपल जो है इसके बारे में जो रिसर्च है कि इसकी तकरीबन 3 काइंड्स हैं। काइंड्स ऑफ एस्टोपल को जब हमने देखा तो एस्टोपल बाय मैटर ऑफ रिकॉर्ड, एस्टोपल फर्स्ट वन बाय मैटर ऑफ रिकॉर्ड, एस्टोपल बाय मैटर इन राइटिंग, नंबर 2 एस्टोपल बाय मैटर इन राइटिंग एंड एस्टोपल बाय मैटर्स इन पेस। ये इसकी 3 है और इसकी जो आगे इसकी इंपॉर्टेंस के हवाले से जो इसके सब्जेक्ट हैं वो मुख्तलिफ हैं। और वो मुख्तलिफ किस तरह हैं, इसमें एस्टोपल बाय कंडक्ट इसकी बात है, आपके रवैये की वजह से, अमल की वजह से आपके राइट के ऊपर एस्टोपल है। एस्टोपल बाय रिप्रेजेंटेशन नंबर 2, नंबर 3 प्रोमिसरी एस्टोपल, नंबर 4 एक्वेंस विद एंड एस्टोपल। उसके बाद एस्टोपल बाय वेवर, एस्टोपल बाय वेवर और एस्टोपल
बाय मैटर ऑफ रिकॉर्ड। मैटर ऑफ रिकॉर्ड कि ये चीज़ पहले हो चुकी, सर जुडिशियल रिकॉर्ड के ऊपर चीज़ आती है, जजमेंट है, पास हुई है, तो वो उसके ऊपर फिर एस्टॉपल है कि वो मैटर चूँकि ऑलरेडी जो लिस्ट थी उसकी डिसाइड हो चुकी है। एस्टॉपल बाय जजमेंट और एस्टॉपल बाय कन्वेंशन, इसके ऊपर ये चीज़ें जो मैंने आपके सामने आर्टिकल 114 को लेकर रखी हैं कि ये एस्टॉपल है और एस्टॉपल क्या होगा, 3 उसकी जो हैं वो काइंड्स हैं और तकरीबन आलमोस्ट 8 से 9 जो हैं उसको इस हिस्सों में डिवाइड किया गया है, तो वो आर्टिकल 114 में बताता है। आर्टिकल 115 जो है वो एस्टॉपल ऑफ टेनेंट एंड ऑफ लाइसेंसी ऑफ अ पर्सन इन पोजेशन। इसमें ये है कि अगर एक टेनेंट जो है उसको इमूवेबल प्रॉपर्टी के ऊपर बीइंग अ टेनेंट है और ड्यूरिंग कंटिन्यूएंस ऑफ डेट टेनेंसी जो है वो उसको डिनाई नहीं कर सकता वो कि जी वो लैंडलॉर्ड के और अपने टेनेंसी के राइट को डिनाई कर सके। नो टेनेंट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी और पर्सन क्लेमिंग थ्रू सच टेनेंट, खुद या उसके ज़रिए से जो कोई करे, शेल ड्यूरिंग द कंटिन्यूएंस ऑफ द टेनेंसी बी परमिटेड टू डिनाई दैट द लैंडलॉर्ड ऑफ सच टेनेंट हैड at the beginning of the tenancy or title of such immovable property, and no person who came upon any immovable property by the licensee of the person in possession thereof shall be permitted to deny that such person had a title to such possession at the time when such license was given। और इसी तरह आर्टिकल 116 जो है एस्टॉपल ऑफ एक्सेप्टर ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज, बेली और लाइसेंसी, इसके ऊपर वो बात करते हैं। तो ये एस्टॉपल का चैप्टर था, चैप्टर नंबर 8 है कानून शहादत ऑर्डर 1984 का। इसके बाद आगे जो है एक शॉर्ट चैप्टर आपकी नज़र वो प्रोडक्शन एंड इफेक्ट ऑफ एविडेंस है ऑफ द बर्डन ऑफ प्रूफ। अब बर्डन ऑफ प्रूफ की जब हम बात करते हैं तो ये बड़ा क्लियर सा है कि जो अदालत में आएगा वही पाबंद है कि उसके ऊपर अपने उस केस को वो साबित करे। बर्डन ऑफ प्रूफ जो असर्ट करेगा, बर्डन ऑफ प्रूफ उस पर ही होगा। लेकिन इसके ऊपर लॉ ये भी है आगे एक्सेप्शंस में कि लाइक अगर एक बंदा ये असर्ट करता है कि जी ये डॉक्यूमेंट जो है ये विद फ्रॉड और मिस रिप्रेजेंटेशन बना है, तो देन वो शिफ्ट हो जाता है कि बर्डन ऑफ प्रूफ उस बंदे के ऊपर जो बेनिफिशरी है कि वो साबित करे कि नहीं ये डॉक्यूमेंट जो है वो तमाम तर लीगल फॉर्मेलिटीज़ को पूरा करके बना है। अदरवाइज जो बर्डन ऑफ प्रूफ उस शख्स पे होगा जो अलेज करेगा। इसी तरह आमतौर पे जो क्रिमिनल केसेस है उसमें हम ये कहते हैं कि जी प्रोसिक्यूशन इज़ बाउंड टू प्रूव हिज ओन केस, प्रोसिक्यूशन, और बड़ी हद तक हम जो हैं वो इस हद तक रहते हैं कि जी अपना जो भी हम डिफेंस दें, लेकिन अल्टीमेटली अगर बात ये आए कि जी अक्यूज्ड हाज़िर होना चाहता है एज अ विटनेस अपनी फेवर में, तो वो बड़ी हद तक हम लोग फिर बतौर प्रोफेशनल वकील जो हैं वो देखते हैं कि डेंट कैसे क्रिएट होता है प्रोसिक्यूशन केस में, और अगर डेंट क्रिएट हो चुका है और हम समझते हैं कि वो सफिशेंट है टू कास्ट अ रीजनेबल डाउट, तो फिर उसको बर्डन अपनी तरफ शिफ्ट किए बगैर प्रोसिक्यूशन के ऊपर ही होता है कि ही जो है बाउंड टू प्रूव हिज केस, और अगर वो फेल है तो फिर समझा जाता है कि वो अल्टीमेटली केस ऑफ एक्विटल है और उस पर फिर कन्विक्शन नहीं जाती और बेनिफिट डाउट दे के बरी कर दिया जाता है। इसी चैप्टर में 2-3 ऐसी प्रोविजंस हैं कि अगर पार्टिकुलर फैक्ट के मुतल्लिका कोई स्टांस लिया जाता है तो वो बर्डन किस पे आएगा, ऑब्वियसली बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर है, तो ये आर्टिकल 117 हमें बताता है। इसकी बेयर रीडिंग से ही जो है वो बड़ा शॉर्ट सा आर्टिकल है। हूएवर जो कोई भी डिज़ायर्स एनी कोर्ट टू गिव अ जजमेंट कि मेरे हक में कोई फैसला दे या एक फ़ैसला दे एज टू एनी लीगल राइट और लाइबिलिटी डिपेंडेंट ऑन द एग्जिस्टेंस ऑफ फैक्ट। एग्जिस्टेंस ऑफ फैक्ट की बात है, डिक्लेरेशन भी कब होगा ये इंपॉर्टेंट बात है कि हम उसी राइट की डिक्लेरेशन चाहेंगे जो ऑलरेडी हमारे पास है और हम समझते हैं कि हमारा राइट है, हमारा हक है, लेकिन उसको डिनाई किया जा रहा हो। लेकिन ये नहीं है कि हमारा कोई राइट ही नहीं है तो हम उसकी डिक्लेरेशन के लिए चले जाएं कोर्ट में, ये नहीं है। यहाँ पे बात ये है कि वो एग्जिस्ट कर रहा हो। दोबारा इसको पढ़ते हैं। हूएवर डिज़ायर्स any court to give judgment as to any legal right or liability dependent on the existence of the facts which he asserts must prove that those facts exist। उसको साबित करना है कि वो उसको प्रूव करेगा। When a person is bound to prove the existence of any fact it is said that the burden of proof lies on that person। बड़ा क्लियर उन्होंने इसकी 2 में कह दिया कि वो फिर उसी के ऊपर होगा
कि जो उसको क्लेम करेगा। दूसरा, ऑन होम बर्डन ऑफ प्रूफ लाइज, आर्टिकल 118, द बर्डन ऑफ प्रूफ इन अ सूट आर प्रोसीडिंग्स लाइज ऑन दैट पर्सन who would fail if no evidence at all were given on either side। ये आर्टिकल 118 बताता है। और इसमें फिर आर्टिकल 119 जो पार्टिकुलर फैक्ट की बात मैंने की थी उसके ऊपर वो हमें गाइड करता है। द बर्डन ऑफ प्रूफ एज टू एनी पार्टिकुलर फैक्ट, कि ये हुआ था इतने बज के इतने मिनट पे ये वक़ुआ हुआ था, या ये हालात ऐसे नहीं थे ऐसे थे, अगर वो बात उस फैक्ट की आए, lies on that person who wishes the court to believe in its existence, कि जो ये साबित करना चाह रहा हो कि नहीं जी ये वहाँ पे ये हुआ था, लाइक प्ली ऑफ एलिबाई अगर कोई लेता है उस पे शिफ्ट हो जाएगा। unless it is provided by any law that the proof of that fact shall lie on any particular person। तो एक आर्टिकल 119। फिर आर्टिकल 120 है, burden of proving fact to be proved to make evidence admissible। The burden of proving any fact necessary to be proved in order to enable any person to give evidence of any other fact is on the person who wishes to give such evidence। ये उसके ऊपर होगा। आर्टिकल 121, ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल है जी इस सारे चैप्टर में। burden of proving that case of accused comes within exceptions। within exceptions क्या है? वो जनरल एक्सेप्शंस जो आमतौर पे पीपीसी के अंदर दी गई हैं, कि अगर कोई केस सडन एंड ग्रेव प्रोवोकेशन के साथ हम कहते हैं, या हम कहते हैं कि ये हक हफाज से खुद इख्तियारी के तहत है, हमें आर्टिकल 100 के तहत प्रोटेक्शन हासिल है, उसके सेक्शन 100 के तहत है, मतलब जब हम ये कहेंगे कि ये हमारा केस जो है एक्ट हुआ है लेकिन ये एक्ट जनरल एक्सेप्शन में फॉल करता है, तो वो आर्टिकल 121 बताता है कि फिर बर्डन ऑफ प्रूफ किस पे होगा। इसका ये है, व्हेन अ पर्सन इज अक्यूज्ड ऑफ एनी ऑफेंस, the burden of proving the existence of circumstances किन हालात में थे, bringing the case within the general exceptions in the Pakistan Penal Code or within any special exception or preview contained in any other part of the same code PPC or in any law defining the offence is upon him and the court shall presume the absence of such circumstances। तो ये आर्टिकल 121 है जो जनरल एक्सेप्शन जब भी आप लेंगे जो पाकिस्तान पिनल कोड के अंदर हैं या किसी दीगर लॉ के अंदर, तो वो फिर बर्डन ऑफ प्रूफ उस पे होगा कि इन सर्कमस्टांसेस में ये हुआ, तो वो उसको साबित करेगा। तो इसमें बर्डन ऑफ प्रूविंग फैक्ट स्पेशली विद इन नॉलेज, आर्टिकल 122, व्हेन एनी फैक्ट इज स्पेशली विद इन द नॉलेज ऑफ एनी पर्सन द बर्डन ऑफ प्रूविंग दैट फैक्ट इज अपॉन हिम, वो उसके ऊपर है। आर्टिकल 123, 24, 25 और 26, इसमें मुख्तलिफ कंडीशंस हैं जिसके ऊपर इन्होंने बर्डन ऑफ प्रूफ जो है वो शिफ्ट किया हुआ है। इसमें बर्डन ऑफ प्रूविंग डेथ ऑफ अ पर्सन नोन टू हैव बीन अलाइव विद इन 30 ईयर्स, ये आर्टिकल जो है इसके ऊपर सब्जेक्ट टू आर्टिकल 124। व्हेन द क्वेश्चन इज वेदर द मैन इज अलाइव और डेड एंड इट इज शोन दैट ही वाज अलाइव विद इन 30 ईयर्स, द बर्डन ऑफ प्रूविंग दैट ही इज डेड इज ऑन द पर्सन हु अफर्म्स इट, जो उसको देखेगा ये उसके ऊपर है। बर्डन ऑफ प्रूविंग जो 7 साल तक नहीं मिला बंदा, ये दोनों आर्टिकल इंपॉर्टेंट हैं, आर्टिकल 123 और 124। व्हेन द क्वेश्चन इज वेदर अ मैन इज अलाइव और डेड, ये सवाल पैदा हो जाए कि ये बंदा जिंदा है या मर गया, एंड इट इज़ प्रूव्ड दैट ही हैज़ नॉट बीन हर्ड, किसी ने नहीं उसके बारे में कभी सुना, ऑफ फॉर 7 ईयर्स, 7 साल तक, बाय दोज हु वुड नेचुरली हैव हेard ऑफ हिम, जो उसके करीबी रिश्तेदार हो सकते हैं, माँ बाप बेटा बहन और कोई जो उसकी विसिनिटी के हैं, कि उनको नेचुरली उसका पता होना चाहिए था, उन्होंने नहीं उसके बारे में सुना 7 साल तक। इफ़ ही हैड बीन अलाइव, द बर्डन ऑफ प्रूविंग दैट ही इज़ अलाइव इज शिफ्टेड टू द पर्सन हु अफर्म्स इट, तो वो उस पर चला जाएगा। बर्डन ऑफ प्रूविंग एज टू रिलेशनशिप इन द केसेस ऑफ पार्टनर्स, लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट, प्रिंसिपल एंड एजेंट, ये सारे का सारा जो है आर्टिकल 1 to 5 हमें बताता है कि इसके बारे में ये होगा। व्हेन द क्वेश्चन इज वेदर पर्सन्स आर पार्टनर्स, लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट आर प्रिंसिपल एंड एजेंट, and it had been shown that they have acting as such, the burden of proving that they do not stand or have ceased to stand
to each other in those relationship respectively is on the person who affirms it। ये उसके ऊपर है। तो इसलिए ये तीनों आर्टिकल्स जो हैं आपके सामने मैंने रखे कि 7 साल तक बंदा नहीं मिल रहा और नेचुरली जो उसके करीब है उनके उस दौरान उसकी उनके साथ भी कोई कन्वर्सेशन नहीं है, तो उसकी सूरत में क्या प्रिजम्पशन होगा, बर्डन किस पे होगा। और अगर 30 साल तक नहीं है तो आर्टिकल 123 उसमें मैसेज करता है। अब ओनरशिप की बात करते हैं तो उसमें आर्टिकल 126 हमें बताता है व्हेन द क्वेश्चन इज वेदर एनी पर्सन इज ओनर ऑफ एनीथिंग ऑफ विच ही इज शोन टू बी इन पोजेशन, विच इज he is shown to be in possession, the burden of proving that he is not the owner is on the person who affirms that he is not the owner। वो उसको बताना पड़ेगा जो उसको क्लेम करता है कि ये काबिज तो है लेकिन मालिक नहीं है प्रूफ ऑफ ऑनरशिप के बारे में। तो प्रूफ ऑफ अ गुड फेथ इन ट्रांजैक्शन वेयर वन पार्टी इज इन रिलेशन ऑफ एक्टिव कॉन्फिडेंस, ये एक एक्टिव कॉन्फिडेंस की बात है कि खामंद बीवी के ऊपर डोमेन रखता है, भाई सिस्टर के ऊपर रखता है, वालिद बेटी बेटे के ऊपर रखता है। उस सूरत में ये क्या है तो वो आर्टिकल 127 है। व्हेन देयर इज अ क्वेश्चन एज टू द गुड फेथ ऑफ अ ट्रांजैक्शन, गुड फेथ नेक नीति, गुड फेथ ऑफ अ ट्रांजैक्शन बिटवीन द पार्टीज वन ऑफ होम स्टैंड्स टू द अदर इन अ पोजीशन ऑफ एक्टिव कॉन्फिडेंस, उसकी फेवर में द बर्डन ऑफ प्रूविंग द गुड फेथ of the transaction is on the party who is in a position of active confidence। यानी अगर मिसाल के तौर पे एक भाई के हक में एक बहन जो है वो गिफ्ट कर देती है प्रॉपर्टी, तो वो समझा जाता है कि चूंकि वालिद की वफ़ात के बाद वो इन पोजेशन भी होते हैं तो प्रपोजल, एक्सेप्टेंस, डिलीवरी ऑफ पोजेशन उस गिफ्ट के बेसिक इंग्रेडिएंट्स हैं। लेकिन अगर भाई जो है वो मेल मेंबर है, एक्टिव कॉन्फिडेंस है और उसके अगेंस्ट अगर ये कोई बात आती है तो फिर वो गुड फेथ में था, वो सारा उसने किया, तो वो लाइबल टू बी प्रूव वो बंदा है आर्टिकल 127 के तहत। अब आर्टिकल 128 जो है वो बड़ा इम्पॉर्टेंट है आज के दौर में। मैं समझता हूँ कि इस आर्टिकल को लेके या इसमें बताई गई बात को लेके मुख्तलिफ सवालात जो हैं वो आपको मुआशरे में मिलते हैं और ये एक मुआशरे की उस अखलाकी जो है पस्ती की तरफ बात जा रही है कि ये चीज़ें इस तरह डिबेट में हैं। लेकिन उस पर मैं इसको ज़रूर डिस्कस करना चाहूँगा कि ये क्या है। आर्टिकल 128 याद रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। आजकल मुआशरे में इससे मुतल्लक आपको बेजा सवालात का सामना करना पड़ेगा। द फैक्ट डैट एनी पर्सन वाज बॉर्न, समझने की बात है, द फैक्ट डैट एनी पर्सन वाज बॉर्न ड्यूरिंग कंटिन्यूएंस ऑफ अ वैलिड मैरिज, बंदा बच्चा पैदा होता है, पर्सन, कंटिन्यूएंस क्या है वैलिड मैरिज की, बिटवीन हिज मदर एंड एनी मैन एंड नॉट अर्लियर देन द एक्सपायरेशन ऑफ 6 ल्यूनर मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ मैरिज, यानी 6 जो चांद के महीने हैं उसके, आर विद इन 2 years आफ्टर हिज डेजोलेशन, और अगर डेजोलेशन हो गई है तो 2 साल तक के अंदर अगर कोई बच्चा पैदा होता है, द मदर रिमेनिंग अनमैरिड, और वो औरत जो है उसने आगे शादी नहीं की हुई, डिज़ोल्व हो गई मैरिज, 2 साल हो गए हैं, बच्चा पैदा हो गया है, शैल बी कंक्लूसिव प्रूफ, लफ्ज़ है कंक्लूसिव प्रूफ, शैल बी कंक्लूसिव प्रूफ दैट ही इज़ द लिजिटिमेट चाइल्ड ऑफ दैट मैन अनलेस द हस्बैंड हैड रिफ्यूज्ड और रिफ्यूजेस टू ओन द चाइल्ड। The child was born after expiration of 6 lunar months from the date on which the woman had accepted that the period of iddat had come to an end। ये 2 उसकी एक्सेप्शंस हैं अनलेस की। बाकी बात इसमें 128 आर्टिकल कानून शहादत ऑर्डर का वेरी मच क्लियर कि वैलिड मैरिज हो, उसकी कंटिन्यूएंस में कोई बच्चा पैदा होता है तो वो समझा जाएगा कि लिजिटिमेट चाइल्ड है उसी बंदे का, किसका, कि अगर शादी के 6 माह बाद हुआ है और अगर डिज़ोल्व हो गई है मैरिज और वो मैरिज डिज़ोल्व होने के बाद उस खातून ने आगे शादी नहीं की और विद इन 2 years अगर बच्चा पैदा होता है तो वो भी फिर उसी का समझा जाएगा। तो इसलिए इसके बारे में आपको प्रैक्टिकल चीज़ से आगाह करना ज़रूरी था। कोर्ट में प्रज्यूम द एग्जिस्टेंस ऑफ सर्टन फैक्ट्स, ये आर्टिकल 29 है। द कोर्ट में प्रज्यूम द एग्जिस्टेंस ऑफ एनी फैक्ट which it thinks likely to have happened regard being had to the
कॉमन कोर्स ऑफ नेचुरल इवेंट। कॉमन कोर्स ऑफ नेचुरल इवेंट ये हो सकता है ह्यूमन कंडक्ट एंड पब्लिक एंड प्राइवेट बिजनेस इन देयर रिलेशन टू द फैक्ट ऑफ द पार्टिकुलर केस। कि हम ये कहते हैं कि जी आज हमारे मुआशरे में एग्रीमेंट टू सेल्स होते हैं, रिसीट्स होती हैं, उसके ऊपर कर दिया जाता है, या एक थर्ड पार्टी एजेंट के तौर पे बतौर प्रॉपर्टी डीलर बैठा होता है, वो कहता है कि मुझे ऑथोराइज़ किया गया है, मोबाइल फ़ोन पे दूसरा बंदा उसको कंफर्म कर देता है जो प्रिंसिपल है। तो ये भी सारी वो चीज़ें हैं कि कोर्ट प्रज्यूम करेगी कि ये फैक्ट हुआ या नहीं हुआ, वो आर्टिकल 129 है। तो इस तरह आज का जो चैप्टर मैंने आपके सामने रखा वो है फैक्ट को लेके, और उम्मीद करता हूँ कि जो प्रैक्टिकल बातें हैं जो आपको प्रैक्टिस में भी हेल्पफुल होंगी, इस टेस्ट की प्रिपरेशन में भी हेल्पफुल होंगी, और जब भी आप इस लेक्चर को सुनेंगे आपके लिए इंशाल्लाह उसमें एक नई चीज़ होगी और आप उससे बेहतर फ़ायदा उठा सकेंगे। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। इसके बाद कानून शहादत ऑर्डर 1984 की लास्ट एपिसोड के साथ, जिसमें एग्जामिनेशन इन चीफ की बात होगी, जिसमें लीडिंग क्वेश्चन की बात होगी, जिसमें रिफ्रेशिंग ऑफ मेमोरी की बात होगी, तो ये एक लास्ट एपिसोड होगा अब कानून शहादत ऑर्डर 1984 का, जो आपके सामने लेके आएंगे इंशाल्लाह। इससे पहले जितनी प्रीवियस एपिसोड लेके आए हैं उसमें हमने बुक्स से आपको उसी तरह लेक्चर देने की कोशिश की है, वक्त भी निकाला है आपके लिए, रिसर्च भी की है, और वर्ड टू वर्ड अंडर द लॉ और बुक्स में जो प्रिस्क्राइब्ड हैं उसके अंदर रहते हुए कंटेंट्स में बात की है। मुख्तसर अंदाज में डिटेल में जाएं तो फिर हम उन जजमेंट्स की रोशनी में बात करेंगे जो हमने इस अरसा 15-16 साल में अल्हम्दुलिल्लाह एक्टिव प्रैक्टिस के तौर पे देखी और कोर्ट में प्रेजेंट करके रिलीफ हासिल किए। लेकिन वो फिर इंटायरली एक बड़ा वाइड हो जाएगा, वो कंक्लूड करना मुश्किल होगा। गाइडलाइंस आपको देना मकसद था, वो आपको दी हैं। उम्मीद करता हूँ कि इसमें हमने अपना इंशाल्लाह हक अदा किया है, और उम्मीद भी यही है कि आप हमारे लिए बेहतरीन सदका जारियाँ हों। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।